ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ कर लिया था, तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो थोड़ा सा फटाफट मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है एक झटके में, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पहले मैंने लिखना है, थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूँ। देखो, हमने वैदिक पीरियड में पहली चीज जो पढ़ी थी, वैदिक पीरियड। देखो, हमने सबसे पहले पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन में हमने क्या कहा कि हमने देखा कि अच्छा, भारत में आर्य कैसे आए थे और वो पहले कहाँ गए, फिर वो भारत में कैसे आए। तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा एक मैप भी ले लेता हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे। फटाफट फटाफट पर मैं कर दूंगा सब। चलो, एक तो इंडिया का मैप हो गया। उसके बाद दूसरा मैं यहीं पर ये मैप ले लेता हूँ। हमें चाहिए वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में एशिया का चाहिए, ये वाला रीजन। ठीक है। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। चलो, मैप वगैरह दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। मैं अपने भारत को थोड़ा सा बना देता हूँ। ये हमारा भारत है पूरा। पूरा पाकिस्तान ले लूंगा मैं। ठीक है। अब देखो, जब हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करी, कंडीशन की, तो हमने देखा कि जो आ रहे थे वो पहले पहले इस सेंट्रल एशिया में रहते थे। सेंट्रल एशिया के बाद वो लोग खाने की तलाश में गए इधर वेस्ट वेस्ट एशिया की तरफ। और वेस्ट एशिया से फिर वो भारत में आए, अलग अलग समुदायों में आए। अलग अलग समुदायों में आए तो हमने उसमें 5 ट्राइब्स की बात करी थी, जिसमें मैंने पंचजना के बारे में बताया था। और पंचजना में 5 ट्राइब्स कौन कौन सी थी? पुरु, तुरु, धुरु, अनु, यदु। हमने पीटी डे के नाम से इसको याद किया था। उसके बाद हमने इसमें ही बात करा था कि भरत कबीला हुआ करता था। हालांकि भरत कबीले के बारे में बाद में लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से भरत कबीले का जन्म होता है, और भरत कबीले में कौन सा राजा हुआ जिसने 10 राजाओं के साथ युद्ध करेगा। मतलब कि ऐसे ही और 5 कबीले होंगे, जैसे अभी मैंने 5 के बारे में बताएंगे, वैसे और 5 कबीले आएंगे आर्य के, और उनके साथ लड़ाई करेगा भरत कबीला, जीतेगा, और भारत के इस एरिया का नाम भारत पड़ेगा। उसको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अच्छा, कौन से इंस्क्रिप्शंस हमें मिले थे जिनसे इनकी जानकारी मिलती है। तो मैं उन इंस्क्रिप्शन का नाम बता देता हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उन इंस्क्रिप्शंस के बारे में याद रखना है। जैसे पहला जो हमने इंस्क्रिप्शन देखा था वो था मितन्नी। मितन्नी इंस्क्रिप्शंस, ये देखो, इसका मैंने लोकेशन नहीं बताया था। तो मितन्नी इंस्क्रिप्शंस, ये जो हमें सीरिया दिखाई दे रहा है, जैसे ये है टर्की, और टर्की के नीचे देखेंगे तो सीरिया है। यही है टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर। तो टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर में हमें मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ये सब जन जो सिविलाइजेशन से देखने को मिले थे। तो यहीं पर हमें हमें सीरिया के पास अगर हम बात करें, ये सीरिया जो है टर्की से लगा हुआ, सीरिया में हमें मितन्नी, सीरिया और टर्की के समझ लो बॉर्डर पर ही हमें मितन्नी इंस्क्रिप्शंस मिला है। उसके बाद हमें इराक में, ये जो इराक है, इराक इराक में हमें एक मिला था इंस्क्रिप्शन, उसका नाम था कैसिट 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 KASSI, कैसाइट। ठीक है, कैसाइट, कैसाइट, KASSITE, कैसाइट यहाँ पर मिला था। और एक था बोगज कोई के बारे में मैंने बताया हुआ था। तो 3 ये इंस्क्रिप्शंस, इसको याद रखना। कौन कौन से? मितन्नी, कैसाइट और बोगज कोई। मिसन्नी, कैसाइट और बोगज कोई। ठीक है। ओके। उसके बाद जब हमने ये देख लिया कि ये भारत में आए, तो भारत में अलग अलग जगह पर आकर के सेटल हुए। कुछ लोग, सॉरी, कुछ लोग कश्मीर में जाकर के सेटल हो गए, कुछ लोग जो है पंजाब हरियाणा में सेटल हुए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में गए, और कुछ लोग यहाँ राजस्थान में गए, और कुछ लोग यहाँ अफगानिस्तान के एरिया में चले गए, क्योंकि ये ग्रुप्स में आए हुए थे।
उसके बाद हमने देखा था कि अच्छा ये लोग हिमालय को क्या कहते थे, तो हिमालय को मुझवंत माउंटेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर ये जब एरिया में रहते थे, जैसे पंजाब वगैरह रीजन में रहते थे, पंजाब हरियाणा रीजन, और यहाँ सुतलज और क्या कहते हैं, यमुना रिवर के बीच के एरिया को वो लोग अलग अलग नाम से जानते थे, तो उसको भरत व्रत वगैरह कहते थे। फिर आर्य थे, तो आर्य के वजह से भारत में आर्यव्रत का भी कंसेप्ट आया था, उसके बारे में बताऊंगा लास्ट में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि सप्त संध्या प्रदेश कहते थे पहले, इनिशियली जब ये लोग आए थे, तो यहाँ जो ये सारा का सारा रिवर्स है, लाइक इंडस है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी हैं, फिर सरस्वती रिवर वगैरह हुआ करती थी, तो उन सभी नदियों को मिलाकर के 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता था ये एरिया, उसे सप्त संधव प्रदेश कहते थे। तो यहाँ पर भी वो लोग रहते थे। ठीक है, इन सब की चर्चा मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो 2 भागों में डिवाइड होता है, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में। और धीरे धीरे करके अलग अलग जनपद की चर्चा हमने करी थी, कि जैसे कुरु हो गया, कौशल हो गया, पांचाल हो गया, काशी हो गया, विदय हो गया, हम इन सब की चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने इकोनॉमिक कंडीशन देखा था। दूसरा चीज हमने क्या देखा था, पहला पॉलिटिकल तो समझ में आ गया, रिवीजन करने के लिए ये ऐसे होता है, फटाफट करो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इकोनॉमिक कंडीशन देखा था। इकोनॉमिक कंडीशन में हमने क्या देखा कि भाई पहले ये लोग खेती को बहुत कम महत्व देते थे, खेती में सिर्फ जौ उगाते थे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री को ज़्यादा महत्व देते थे, जिसमें गाय इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था, तो हर चीज़ को ये गाय से जोड़ देते थे। किंग जो होता था उसे गोप कह दिया, टाइम के मेजरमेंट को गोधली कह देते थे, अगर गाय को मार दिया तो गोमिस्टिक कहा जाता था, उसको मारने वाले को मृत्यु दंड दे दिया करते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जा करके ये लोग जौ के साथ साथ गेहूं और राइस को भी उगाना चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्राफ्ट्स वगैरह या ट्रेड की बात करो, तो इनिशियल फेज में लोग ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे कुछ कुछ, जिसमें वो लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे, कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे, इनसे बनी वस्तुओं को वो लोग अयस्क कहते थे। फिर मुद्रा के बारे में हमने बात करी थी कि निष्क, शतमान, और फिर बाद में जाकर के कृष्णल, जैसे 3 तरीके के मुद्राओं का जिक्र हमें यहाँ मिलता है। इकोनॉमिक कंडीशन के बाद हम लोग लास्ट में जो डिस्कस कर रहे थे वो था सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन में हमने ऋग वैदिक टाइम पीरियड में देखा था कि अच्छा इनकी सोसाइटी कैसी थी, तो पितृ सत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। इगैलिटेरियन थे, इगैलिटेरियन मतलब समता मूलक समाज था, जितना पाते थे सब लोग मिल बांट कर खाते थे, कोई किसी पर अधिकार नहीं करता था, खाने का सरप्लस नहीं होता था। उसके बाद हमने देखा था कि उसी टाइम पीरियड में इनका जो समाज था 3 भागों में डिवाइडेड था, जिसमें प्रिस्ट था, वॉरियर था और कॉमनर्स था। ठीक है, ये चीज देखा था। फिर हमने यहाँ पर फैमिली बोल रहा हूँ, फीमेल की कंडीशन के बारे में देखा था कि फीमेल की कंडीशन अच्छी थी, इनके पास एजुकेशन का राइट था, पति के साथ जाकर के यज्ञ वगैरह में बैठने का इनके पास राइट था, सभा और समिति जो हुआ करती थी उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट था। इनके जो शादी की एज थी वो 16 से 17 साल रखी हुई थी। चाइल्ड मैरिज के एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बुद्धिमान महिलाएं थी, उन बुद्धिमान महिलाओं को अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे गोसा, पाला, लंपा, उसके बाद विश्वसरा, ऐसे नाम जाने गए। फिर सबसे बड़ी बात जो हमने बात करी थी यहाँ शादी को लेकर के, कि यहाँ पॉलीएंड्री चलती थी, यानी एक जो औरत है वो कई मर्दों के साथ विवाह कर सकती थी। फिर हमने उसी सोसाइटी में इनके डाइट की बात करी थी कि ये क्या खाते थे, तो वेज नॉन वेज दोनों खाते थे, लेकिन नमक का इस्तेमाल कहीं होता था, इसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिला। और बेवरेज के रूप में सोम जैसे किसी नशीले पदार्थ का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इनके समाज में स्लेवरी सिस्टम जो है प्रीवेलेंट थी। स्लेव यानी दास प्रथा थी, दासों में ये मेल और फीमेल दोनों आते थे, यानी दास और दासियां दोनों मिलते थे। तो हमने सोसाइटी में सोशल कंडीशन की अगर बात करें, तो इसमें हमने जो है ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक कालखंड वाला सोसाइटी कंडीशन देख लिया था हमने। अब हमें देखना है लेटर वैदिक पीरियड वाला। ठीक है, ओके। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम समझते हैं। देखो इसमें क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे पहले अगर हम बात करें कि ऋग वैदिक में महिलाओं की जो कंडीशन थी, वुमेन कंडीशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, बहुत अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते महिलाओं की कंडीशन में गिरावट आ जाएगी। क्यों गिरावट आ जाएगी, इसके पीछे वजह बताता हूँ। क्योंकि जब ये लोग
खेती करते थे। इकोनॉमिक में जब हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में लोग खेती को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और पहले क्या होता था कि जब ये सिर्फ जौ उगाते थे तो खेती के लिए घर के जो लोग थे उन्हीं का इस्तेमाल होता था, कि घर के लोग मिलकर ही खेती करते थे। लेकिन जैसे जैसे दास प्रथा यहाँ बढ़ती गई और लोगों के पास दास आने लगे, तो ये लोग खेती यानी एग्रीकल्चर, यहाँ लिख लो, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में अब फैमिली को इन्वॉल्व न करके जो दास होते थे, स्लेव्स का इस्तेमाल करने लगे। और जब स्लेव्स का इस्तेमाल करने लगे तो घर की जो महिलाएं थी उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था खेती वगैरह के लिए वो कम हो गया। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन खेती के लिए कम हो गया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इनका जो कंडीशन था, जो महिलाओं की कंडीशन थी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। अब जैसे मान लो आज ही के टाइम में अगर हम बात करें कि कोई इंसान किसी के लिए इंपॉर्टेंस क्यों होता है, हम किसी का रिस्पेक्ट या किसी को वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास होता है, वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। जैसे हमें पता चलता है या इंसान दूसरे को लगता है कि अच्छा वो उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक गिर जाती है कि नहीं। तो वैसे ही उस वक्त में जब महिलाएं एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, उनकी जगह दासों ने ले ली थी, तब महिलाओं की कंडीशन धीरे धीरे गिरने लगी। उसके बाद जो वर्ण सिस्टम था, जैसे हमने बात करा था कि यहाँ पर ऋग्वैदिक में तीन ही तरीके के वर्ण हुआ करते थे। एक तो ब्राह्मण, दूसरा वॉरियर और तीसरा कॉमनरी। लेकिन लेटर वैदिक आते आते यहाँ पर वर्ण सिस्टम चार भागों में डिवाइड हो जाता है। चार भागों में, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, ये वैश्य कैसा है अभी बताता हूं, और चौथा शूद्र। शूद्र, अब देखो ऋग्वैदिक में क्या था, ब्राह्मण था, वॉरियर यानी क्षत्रिय था, और एक कॉमनरी था। कॉमनरी यानी आम लोग, जनरल पीपल। अब इन्हीं कॉमनरी या आम लोगों में से कुछ लोग निकल करके गए और वो ट्रेडिंग करने लगे। ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने लगे। और जो ट्रेडिंग करने लगे उन्हें कह दिया गया वैश्य। ठीक है, उन्हें कह दिया गया वैश्य। और बाकी जो लोग थे जो सर्विस में चले गए, सर्विस देने के लिए, लाइक ये इनको, इन तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को सर्विस देने लगे, उन्हें कह दिया गया शूद्र। ठीक है, ये इसी कॉमनरी में से निकले थे। ठीक है, कॉमनरी आम आम लोगों में से ही ये दो भाग डिवाइड हुआ था। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें एक चीज और जानकारी मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ देखो, अब इसे समझो, ये हायरार्की को थोड़ा सा, सबसे ऊपर किसे रखा गया है, ब्राह्मण को, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, और सबसे नीचे शूद्र को। ब्राह्मण, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर इसमें कोई पूछेगा कि बताओ सबसे अधिक संख्या किसकी है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य या शूद्र की? शूद्र की। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये एरिया इसका देखो, यहाँ पर एरिया ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम होती जाएगी, यानी ब्राह्मण लोग बहुत कम हो जाएंगे। ये ब्राह्मण किन्हें कहा जाता था? जो इंटेलेक्ट रखते थे, दूसरों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, सिखाते थे, मंत्र वगैरह का उच्चारण करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। फिर जो रक्षा करते थे, क्षत्रिय कहा गया। जो ट्रेडिंग के लिए चले गए, वैश्य कहा गया। और जो इन तीनों को सर्व करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। अब एक शब्द का इस्तेमाल होता है, ये जो तीन कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए ऋग्वेद में हमें एक शब्द मिलता है, उसको कहते हैं द्विज। द्विज, द्विज शब्द का इस्तेमाल होता है। द्विज का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे कास्ट जो दोबारा जन्म ले सकते हैं। ठीक है, ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ठीक है,
जो दोबारा जन्म ले सकते हैं। और इनकी खासियत यह है कि यही लोग हैं जो वेदों की स्टडी कर सकते हैं। दे कैन ओनली स्टडी वेदास, दे कैन ओनली स्टडी वेदास। यानी शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता था। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछता है कि अच्छा इनमें से किसे द्विज नहीं कहते हैं या द्विज की कंडीशन में नहीं रखते हैं, तो शूद्रों को द्विज की कंडीशन में नहीं रखा जाता है। ये हमें ऋग्वैदिक में मेंशन मिला हुआ है। ठीक है, और शूद्र का मेन काम क्या था कि ऊपर के जो 3 वर्ण है, 3 सेक्शन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ये इन सबको सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके। तो अभी पहले क्या था, 3 भागों में डिवाइड हुआ करता था ऋग्वैदिक में, लेकिन बाद में ये 4 भागों में चला गया, तो इसे कहा गया 4 फोल्ड डिवीजन। इसे क्या कहा गया, 4 फोल्ड डिवीजन। सोसाइटी का ये 4 भाग डिवाइड हो जाता है, 4 फोल्ड डिवीजन, 4 फोल्ड डिवीजन। ठीक है, ओके। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसी लेटर वैदिक काल में जब ये सारे के सारे 4 वर्ण आ जाते हैं, तो अब इन्हीं में गोत्र शब्द की जो चर्चा देखने को मिलती है, गोत्र का इमर्जेंस होता है। लाइक गोत्र, गोत्र। अब ये गोत्र क्या है, तो देखो गोत्र का तो सबसे पहले ये समझना है कि अच्छा ये गोत्र शब्द आया कहां से, तो ये आता है गोष्ठ, गोष्ठ। और गोष्ठ का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में कहें तो गौशाला, गौशाला। गौशाला का मतलब क्या, वह जगह जहां पर गायों को बांधा जाता हो। ठीक है, होता ना, विद्यालय जहां पर विद्या दिया जाता हो, आलय मतलब रहने का स्थान, तो शाला मतलब रहने का स्थान, और गौ मतलब गाय। तो गायों के रहने के स्थान को गौशाला या गोष्ठ कहा जाता है, और गोष्ठ शब्द से निकला है गोत्र। तो अगर हम कहते हैं कि समान गोत्र या सेम गोष्ठ, समान गोत्र, तो समान गोत्र का मतलब क्या है कि मान लो ये हैं मिस्टर टिंकू, ये दूसरे जी हैं, कोई भी मान लो ये मोहन है, ये सोहन है। इन दोनों की गाय एक ही जगह बांधी जाती है, ये घर है और एक ही जगह इन दोनों की गाय बांधी जाएगी, तो ये क्या होंगे, ये एक ही गोत्र के कहलाएंगे। ठीक है, एक ही गोत्र के कहलाएंगे। मान लो कि अगर इनका गाय यहाँ बांधा जाता और इनका गाय यहाँ बांधा जाता, तब ये लोग एक ही गोत्र के नहीं कहलाते। तो गोत्र कैसे आया, ऐसा देखा गया कि जिन जिन लोगों की गायें एक ही जगह पर बांधी जा रही है, एक ही जगह पर बांधी जा रही है, उन्हें समान गोत्र का कहा गया। ठीक है, समान गोत्र का कहा गया। ठीक है, और उसके बाद ये गोत्र जो शब्द था, ये पहले सिर्फ ब्राह्मण लोग ही अपने आप को देते थे, टाइटल देते थे, ब्राह्मण लोग ही। लेकिन ये ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण के लिए तो क्षत्रिय और वैश्य इनके यजमान हो गए। यानी कि अगर ब्राह्मण रहेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे क्षत्रियों की या वैश्यों की, तभी जाकर के इनको कुछ खाने पीने को वगैरह मिलेगा, है ना। तो ये लोग बाद में देखे कि अपना जीवन यापन करने के लिए ये जो गोत्र टाइटल है, ये क्षत्रियों और वैश्यों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने, कि यानी अब क्षत्रिय और वैश्य जो हैं ये भी गोत्र बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। समझ में आ रहा है। हाँ, तो पहले जो गोत्र हुआ करता था वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता था, वो ब्राह्मण अपने लिए इस्तेमाल करते थे कि हम इस गोत्र के हैं। आज भी अगर तुम शादियों के लिए जाओगे देखोगे तो ब्राह्मणों में गोत्र मिलाया जाता है कि हाँ, जैसे मिश्रा हैं या द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, तो देखा जाता है कि अच्छा भाई किस गोत्र के हो। और कभी भी देखोगे तो मिश्रा मिश्रा में शादी नहीं करेंगे, ये मतलब सेम गोत्र में शादियां नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तो उस वक्त में अगर देखें
उस वक्त में वहां पर क्या होता था कि तुम अपने गोत्र के बाहर शादियां नहीं कर सकते थे। अपने गोत्र के बाहर शादी करने का मतलब उसको कहते थे एक्सोगैमी। लेटर ऋग्वैदिक काल में एक्सोगैमी, एक्सो मतलब बाहर, गैमी मतलब गोत्र, अपने गोत्र के बाहर तुम शादी नहीं कर सकते थे। तुम शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है। लेकिन बाद में धीरे 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 जाकर के जैसे बुद्धिज्म आता है या जैनिज्म वगैरह का टाइम पीरियड आता है, हालांकि बुद्ध जैन एक ही टाइम पीरियड के हैं ऑलमोस्ट, तो महाजनपद काल का जब काल आता है तो वहां पर ये एक्सोगेमी अलाउड हो जाता है। समझ में आया? तो गोत्र शब्द का क्या मतलब होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात करेंगे तो इसी लेटर वैदिक काल में हमें आश्रम सिस्टम देखने को मिलता है। आश्रम सिस्टम, आश्रम आश्रम सिस्टम मतलब क्या? हमने बात कहा था कि इंसान के जीवन को चार अलग अलग आश्रमों में बांटा गया है। हमने इसके बारे में पढ़ा है। ब्रह्मचर्य, है ना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और फिर सन्यास, सन्यास। लेकिन ये जो तीन है, पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये लेटर वैदिक पीरियड तक सिर्फ यही तीन थे। उनमें सन्यास का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब ये बौद्ध काल आता है, बुद्धा एज, बुद्धा एज से सन्यास का भी प्रचलन चालू हो जाता है। तभी देखोगे कि बुद्ध जो रहेंगे शादी विवाह करेंगे, अपना ब्रह्मचर्य अपनाएंगे, गृहस्थ अपनाएंगे, फिर वानप्रस्थ में तो वो बहुत टाइम तक रहते नहीं, लेकिन फिर सन्यास की तरफ भाग जाते हैं, चले जाते हैं। वैसे ही फिर जैनिज्म में भी हमें देखने को मिलता है। तो लेटर वैदिक काल तक हमें सिर्फ जीवन को तीन ही भाग में डिवाइड होते हुए हमारा जीवन दिखाई देता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ था। लेकिन बुद्धिज्म आते आते, बुद्धा एज आते आते, उसमें सन्यास भी जुड़ जाता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। उसके बाद इसी लेटर वैदिक पीरियड में हमें संस्कारों की चर्चा मिलती है। संस्कार, संस्कार। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आर्य थे, आर्यों में एक उनके ऋषि थे, गौतम, गौतम ऋषि, है ना? गौतम ऋषि, गौतम ऋषि ने कुल 40 संस्कारों की चर्चा की है। 40 संस्कार, 40 संस्कार। लेकिन लेकिन जो एक्सेप्टेंस है, लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड संस्कार है, उनकी संख्या कितनी है? टोटल 16। ठीक है, टोटल 16, 16। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों में हमारा जीवन अ, बांटा गया है, हमारा जीवन जो है बांधा गया है। और सबसे अंतिम संस्कार कौन सा होता है? 16वां संस्कार, दाह संस्कार, जिसको कहते हैं अंतिम संस्कार कहा जाता है इंसान के मरने के बाद। ठीक है। तो ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर हमारा वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड तक। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि वैदिक पीरियड का रिलीजन और फिलॉसफी क्या थी। रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में समझ लेते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या मान्यता थी, रिलीजन कैसा था, या फिलॉसफी वहाँ पर कौन कौन से फिलॉसफी हमें देखने को मिले, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी हमने क्या क्या देख लिया है। पहला हमने देखा था पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन। फिर हमने देखा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कंडीशन। फिर हमने देखा सोशल कंडीशन। अब हम देखेंगे रिलीजन, रिलीजियस या रिलीजन और फिलॉसफी।
ठीक है, फिलॉसफी। तो सबसे पहले हम समझते हैं उनके रिलीजन के बारे में। तो देखो, रिलीजन में बहुत आसान सा है कि जैसे उस वक्त जब आर्य भारत में आए, इतना साइंस डेवलप तो था नहीं कि वो ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं को समझ सकें। तो उन्होंने ब्रह्मांड में हमारे आसपास या अपने आसपास जितनी भी चीजें देखा, उसको देवी देवताओं से जोड़ दिया। और यानी प्रकृति को जब तुम देवी देवताओं से जोड़ देते हो, जैसे उन्होंने देखा जंगल में आए और अचानक से जंगल में आग लग गई। उन्होंने देखा बाप रे बाप, आग लग गया, कैसे आग लग गया। उन्हें थोड़ी पता था कि जंगल में हवाएं चलती हैं तो टहनियाँ आपस में रगड़ती हैं, उससे चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। उन्होंने देखा आग लग गया है, इतना पूरा का पूरा जंगल खत्म हो गया, घर चपेट में आ गए, पशु पक्षी मर जा रहे हैं, मतलब कोई तो है। तो उन्होंने कह दिया अग्नि देवता। उन्होंने फिर उसके बाद देखा एक दिन अचानक से मौसम बना और रे धड़ाधड़ 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 बारिश होने लगा। बिजली गरज रहा है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हें थोड़ी पता है कि बारिश का मौसम आ गया है, जो है क्लाइमेट, मानसूनी हवाएं हैं और ये हवाएं बादल बनाती हैं और फिर बारिश होगा। उन्होंने कहा बाप रे बाप, इतना बारिश हो रहा है, बारिश के देवता। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, अ, ऊपर से हमें जो है रोशनी मिल रही है और फिर ये रात हो जा रही है, रात में भी एक कोई रोशनी देने वाला आया है। उसको चांद को देखा तो कहा चंद्र देवता, सूरज को देखा कहा सूर्य देवता। धरती पे रह रहे हैं, धरती से नई नई चीजें निकल रही है, हम फसल उगा रहे हैं, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, पानी आ रहा है, नदियां हैं, धरती माता। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें थी उन सबका इन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने दैवीकरण कर दिया था, जिसको हम कहते हैं डिवाइनाइजेशन ऑफ नेचर। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो पहली चीज डिवाइनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, डिवाइनाइजेशन ऑफ नेचर। क्यों किया उन्होंने ऐसा, यानी नेचर को, प्रकृति को देवी देवताओं से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि वो उस वक्त की इन फंडामेंटल चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। समझ में? नेचुरल जो फिनोमिना थी उनको वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अर्थ, सन, मून, नदियां, बारिश, आग, इन सबको उन्होंने एक अलग अलग देवी देवताओं का नाम दे दिया। अब जब अलग अलग देवी देवताओं का नाम दोगे तो यानी बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। तो उनका रिलीजन कैसा हो गया? पॉलीथिज्म। ठीक है, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म यानी वो बहुत सारे भगवानों को तो मान रहे हैं, लेकिन वो कोई भी भगवान का मूर्ति नहीं बना रहे हैं, आइडल नहीं बना रहे हैं। तो वो पूजा तो कर रहे हैं, यानी दे वर्शिपिंग द गॉड्स बट विदाउट आइडल। तो रिलीजन में चीज याद रखना कि वहां पर उनके पास बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन उनकी कोई मूर्तियां नहीं हैं। जैसे कि हमें इजिप्ट वगैरह में देखने को मिलता है, इजिप्ट में भी बहुत सारे भगवान हैं, है ना, इजिप्ट वगैरह में, लेकिन वो लोग मूर्ति बनाते थे। जैसे बिजली के देवता, उनका एक भगवान है, एकदम बढ़िया, देखोगे सिक्स पैक वाला, एकदम ताकतवर धाकड़ है। फिर पानी के देवता हैं, ठीक है, वैसे ही वायु के देवता हैं। तो वहां पर भी ये सब भगवान हैं, लेकिन उनके उन्होंने मूर्तियां बना रखी हैं, और यहाँ पर कोई हमें आइडल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद तुम जब इनके रिलीजन में देखोगे तो जो भगवान हैं वो सारे के सारे, अधिकतर भगवान मेल हैं, मेल हैं। जैसे उन्होंने, जो बारिश हो रहा था, बारिश, तो गॉड ऑफ रेन, मैं एक काम करता हूँ, हाँ इधर ही लिखता हूँ, यहाँ पे अगर हम पहले कहें बारिश हुआ तो बारिश को उन्होंने गॉड ऑफ रेन। तो जो भगवान बारिश करवा रहे हैं उसको उन्होंने पूर्विदा कहा, पूर्विदा। ठीक है, पूर्विदा। पूर्विदा का शब्द जो यूज हुआ है वो इंद्र के लिए यूज हुआ है, इंद्र, इंद्र के लिए। और उन्होंने देखा कि जब बारिश होती है तो बिजली बहुत कड़कती है, गड़गड़ गड़गड़ आवाज आता है। तो उन्होंने कहा कि एक और देवता है, उसको गॉड ऑफ वॉर कहा, गॉड ऑफ वॉर।
और गॉड ऑफ वॉर को उन्होंने पुरंदर कहा। क्या कहा? पुरंदर। और ये पुरंदर शब्द भी इंद्र के लिए ही यूज हुआ है। तो याद रखना, पुरभिदा और पुरंदर ये दोनों शब्द इंद्र के लिए यूज हुआ है। खाली अगर रेन के लिए कहा, बारिश के लिए, तो पुरभिदा, और वॉर वॉर के लिए तो पुरंदर। ठीक है। हाँ। उसके बाद उन्होंने जो हवाएं चलती हैं, हवाएं हवाएं जब चल रही थी तो हवा को कहा कि वरुण देवता, वरुण देवता, वरुणा, गॉड ऑफ विंड, या ऐसे भगवान जो नेचर को प्रोटेक्ट करते थे, गार्डियन ऑफ नेचुरल लॉज। वरुण को इन लोगों ने कहा गार्डियन ऑफ नेचुरल लॉज। और वरुण के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड वो लोग यूज करते थे, ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप। वरुण के लिए क्या यूज करते थे? ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप। ठीक है, ऋतस्य गोप। बाद में धीरे धीरे और भी भगवान आए, जैसे प्रजापति, प्रजापति। ठीक है। जैसे जैसे विष्णु, विष्णु। जैसे रुद्र। ठीक है, रुद्र। तो ये जितने भी भगवान थे, इनके सारे भगवान मेल ही मेल दिखाई दे रहे हैं, मेल ही मेल, मेल ही मेल। हालांकि हमें ऋग्वेद में कुछ फीमेल भगवान यानी गॉडेसेस की भी चर्चा है। गॉडेसेस की अगर हम बात करें, गॉडेस, गॉडेसेस में जैसे अ, रात्रि, निशा, ठीक है, और उषा। तो गॉडेसेस में जैसे लिखना हो तो उषा, निशा, रात्रि, ये सब भी हैं। लेकिन इन लोगों को ये इन भगवानों के नीचे रखते हैं कि ये जो रात्रि, उषा, निशा हैं, दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ दीज गॉड्स, इंद्र, वरुण, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। समझ में आया? तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ इनका जो रिलीजन है, इनमें मेल एस्पेक्ट का डोमिनेंस है। ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? डोमिनेंस ऑफ मेल एस्पेक्ट, डोमिनेंस ऑफ मेल एस्पेक्ट। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? ओके। अब अगर हम बात करें कि जैसे आज हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, नॉर्मली हम जाते हैं, हे भगवान बस 50 करोड़ रुपया दिला दो, हे भगवान बस बॉडी बनवा दो, हे भगवान बस खाने के लिए पिज्जा दिला दो। हैं? तो बहुत सारे लोग तो यही सब मांगते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो ध्यान लगाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, हे भगवान हमें मोक्ष दिला दो, इस जन्म मरण की जो चक्र है उससे बाहर निकलवा दो। तो वैसे ही ये जो वैदिक पीरियड के लोग थे, ये लोग मोक्ष वोक्ष के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। ये कहते थे भगवान हमें 3 चीजें दे दो। कहते क्या 3 चीजें? कहते हैं प्रजा, धान्य, प्रजापुत्र और धान्य। देखो इनका, अगर मैं ये लिखूं, और धान्य, प्रजापुत्र और धान्य, मैं बताऊंगा कि इनका अप्रोच क्या था, अप्रोच क्या रहता था। तो ये मांगते थे प्रजा, पुत्र और धान्य, प्रजा, पुत्र और धान्य। प्रजा को कहते थे कि हमारा अच्छा हेल्थ दो, गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ। पुत्र मतलब हमें सन, हमारा बेटा दो, ताकि हमारा जो पीढ़ी है वो पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। और हमें खाने पीने के लिए हमारा जो अनाज वगैरह है उसकी भरमार कर दो। ठीक है, वेल्थ कह सकते हो, वेल्थ। ठीक है। इन लोगों को स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं था। लाइक हमें मोक्ष चाहिए, सैल्वेशन चाहिए,
इनका इनसे कुछ लेना देना नहीं था। ये क्या थे? मटेरियलिस्टिक थे। ये भगवान से या पूजा पाठ करते थे तो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, प्रजा, पुत्र और धान्य, हेल्थ, सन, वेल्थ, इन्हीं सब चीजों के लिए लोग मांगा करते थे। ठीक है, तो इनका अप्रोच अगर कहेगा कि जैसे कोई पूछेगा बताओ जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो लोग क्या इस जन्म मरण की मृत्यु, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते थे, या कैवल्य या साल्वेशन के लिए पूजा पाठ करते थे? तो नहीं, ये मटेरियलिस्टिक थे। इनका अप्रोच कहता कैसा था? मटेरियलिस्टिक अप्रोच था, मटेरियल के लिए, मटेरियलिस्टिक अप्रोच था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे चलते चलते पहले तो ये लोग पूजा पाठ करते थे, मंत्रों का उच्चारण वगैरह करते थे, फिर छोटे मोटे यज्ञ भी करते थे। लेकिन आगे जाते जाते यज्ञ में बलि देने लगे ये लोग, सैक्रिफाइस। मैं यहां लिखता हूं रोल ऑफ सैक्रिफाइस, रोल ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीज हो गया। आगे चलते चलते क्या हो गया कि देखो, पूजा करने के दो तरीके, एक तो तुम मंत्रों का उच्चारण करो, दूसरा होता था यज्ञ करो। अब पहले अर्ली जो ऋग्वेदिक पीरियड था उसमें मंत्र और यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइस बहुत नाम मात्र का था। लेकिन अब इसी यज्ञ में वो लोग, जो एनिमल सेक्रीफाइस हुआ, एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशु बलि, ये बहुत बढ़ गई और कंपलसरी हो गई। ये बहुत बढ़ गई और कंपलसरी हो गई। ठीक है, समझ में आया? और ये लोग यज्ञ जो करते थे, यज्ञ तीन तरीके के यज्ञ की चर्चा हमें मिलती है। यज्ञ में तीन तरीके के यज्ञ की चर्चा मिलती है। एक तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा था वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। और तीसरा राजश्रेय यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। तीन तरीकों के यज्ञ की चर्चा मिलती है। अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? जब एक कबीला दूसरों कबीले को लूटने के लिए जाता था तो वो क्या करता था, अपना एक घोड़ा बनाता था। ये यज्ञ तुम्हें रामायण वगैरह में देखने को मिलेगा कि घोड़ा तैयार करो। रामायण महाभारत में भी देखने को मिलेगा कि घोड़ा का पूजा पाठ होता था और घोड़े को छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहां जहां तक जाता था, किसी भी राजा के एरिया में घुस गया, अगर वो राजा उस घोड़े को पकड़ लिया तो जिसने घोड़ा छोड़ा है वो जाकर के उससे युद्ध करेगा। जीत गया तो एरिया उसका, नहीं जीता तो जो राजा पकड़ा है उसका एरिया हो जाएगा। और अगर घोड़ा जहां से चला गया, उस राजा ने, उस क्षेत्र के राजा ने घोड़े को नहीं पकड़ा, तो यह मान लिया जाता था कि जिसने घोड़ा छोड़ा है वो एरिया उसका हो गया। जहां जहां तक घोड़ा गया वहां वहां तक उसका एरिया फैल गया। तो अश्वमेध यज्ञ का यही मतलब होता है कि दूसरे के टेरिटरी को कब्जाने वाला यज्ञ। ठीक है, हाँ। उसके बाद वाजपेय, वाजपेय यज्ञ क्या होता था? अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे कि हमारे पास इतने हाथियों का ताकत है, हमारे पास इतने धनुर्धर है, हमारे पास घुड़सवार हैं, हमारे पास जो है पैदल सैनिक है। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था वाजपेय यज्ञ। और तीसरा राजश्रेय, मतलब जब कोई राजा बनता था तो उसका जो कोरोनेशन होता था, तो कोरोनेशन के टाइम किया जाने वाला यज्ञ राजश्रेय यज्ञ कहलाता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? एनीथिंग? ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, इनका सैक्रिफाइस वगैरह का रोल धीरे धीरे बढ़ता गया। तो हमने इनके, अगर इसकी बात करें, रिलीजन की बात करते हैं या रिलीजियस कंडीशन की बात करें, तो यहाँ याद रखना, 4 पॉइंट याद रखना है तुम्हें। एक तो ये लोगों ने नेचर को देवी देवताओं से जोड़ दिया, इसके पीछे वजह क्या रही। फिर पॉलीथिज्म था, बहुत सारे भगवान थे लेकिन आइडल नहीं थी। उसके बाद इन भगवानों में मेल डोमिनेंस ज्यादा था, और उसमें सैक्रिफाइस की चर्चा हुई और यज्ञ की चर्चा हुई। सैक्रिफाइस में जो पशु बलि थी उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ती गई। और दूसरा, ये क्या कहते हैं, यज्ञ में तीन तरीके के यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेय और राजश्रेय। और फिर उनका अप्रोच जो था वो स्पिरिचुअल ना होकर के मटेरियलिस्टिक था। ठीक है,
ओके, अब हम चलते समझते हैं कि इस टाइम पीरियड में हमें फिलॉसफी के बारे में क्या पता चलता है। फिलॉसफी, फिलॉसफी को हम कहते हैं दर्शन। तो हमें इस टाइम पीरियड से सठ दर्शन, हिंदी में कहते हैं सठ दर्शन, सठ दर्शन यानी सिक्स फिलॉसफीज, सिक्स फिलॉसफीज की चर्चा मिलती है। ठीक है, हमें सठ दर्शन की चर्चा मिलती है। तो हमें इसमें से वो साठ, छह दर्शन, सठ दर्शन का मतलब साठ दर्शन नहीं, छह दर्शन, सठ मतलब छह, संस्कृत शब्द है सठ। ठीक है, वो छह फिलोसफीज कौन कौन सी थी और उन फिलोसफी के लेखक कौन थे, हमें इनके नाम याद रखने होंगे, ये पूछता है। ठीक है, तो देखो, छह फिलोसफी में पहला था न्याय फिलोसफी। न्याय, न्याय के जो लेखक या ऑर्थर थे, गौतम थे, गौतम ऋषि, गौतम। ठीक है, दूसरा फिलोसफी था सांख्य फिलोसफी, सांख्य, सांख्य के लेखक थे कपिल, कपिल मुनि। ठीक है, तीसरा है योग, योग फिलोसफी, योग के थे पतंजलि, पतंजलि। उसके बाद चौथा था वैशेषिक, वैशेषिक फिलोसफी, इसके लेखक थे कणाद। पांचवा था उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसके जो लेखक थे वो थे वादरायण, वादरायण। और फिर छठवां था, वो था पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसके जो लेखक थे वो थे जैमिनी, जैमिनी। ठीक है, तो हमें छह फिलोसफी की चर्चा मिलती है उस वक्त में। कौन कौन सा? न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, मीमांसा। चलो फटाफट इनके हम लेखक है उनके नाम याद कर लेते हैं। जैसे न्याय के गौतम, गौतम ऋषि, सांख्य के कपिल, कपिल, योग का पतंजलि, पतंजलि, वैशेषिक, वैशेषिक यानी विश्व के बारे में बताया कणाद ने, कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, वादरायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो हमने ये इनके रिलीजन के बारे में समझ लिया, रिलीजन के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनके लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो लैंग्वेज था, भाषा था, भाषा का जो उत्पत्ति हुई होगी, किस तरीके से संस्कृत डेवलप हुआ होगा, फिर क्या संस्कृत सब लोग बोलते थे या संस्कृत के बाद और भी कुछ भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हम इनके लैंग्वेज की चर्चा करते हैं। तो देखो, कभी कभी लोग पूछते हैं कि दुनिया में पहले समाज बना होगा या पहले भाषा आई होगी, है ना, कि लोग एक दूसरे से बात किए होंगे, फिर समाज बना होगा, या पहले समाज बन गया होगा फिर भाषा का उत्पत्ति हुई होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि लैंग्वेज एंड सोसाइटी जो डेवलप हुए हैं वो साथ साथ हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले समाज आया फिर लैंग्वेज आया, या पहले लैंग्वेज आई फिर समाज आई। लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ हुआ है। तो यहाँ जो आर्य थे, आर्य, ये संस्कृत बोलते थे, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत बोलते थे। अब इन संस्कृत, नॉर्थ इंडिया में जो संस्कृत वगैरह का प्रचलन बहुत ज्यादा था, तो वैदिक पीरियड में इसे कहा गया वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, लेकिन इस संस्कृत का कोई एक ऑथेंटिकेट
स्ट्रक्चर नहीं था कि कैसे बोलना है, क्या किसके बाद क्या आएगा, किस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम किसी भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में जो भी भाषा बोली जा रही है वो उसी भाषा में बात करता है। उसे पता नहीं रहता कि अच्छा इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, मतलब उसको ग्रामर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। और जब तक किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर ना हो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाती है। तो चौथी सेंचुरी में, फोर्थ सेंचुरी फोर्थ सेंचुरी का मतलब लगभग 400 से 300 बीसी। ठीक है, 400 से 300 बीसी के बीच में एक स्कॉलर थे, उनका नाम था पाणिनि। पाणिनि, ठीक है। पाणिनि ने एक किताब लिखी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और ये अष्टाध्यायी किताब में उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर लिखा, मतलब इसे संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर की किताब कही जाती है। और जब संस्कृत ग्रामर की एक किताब को देखा गया तो इसमें पता चला कि उन्होंने किस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज को एक साइंटिफिक तरीका बता दिया है कि कैसे बोला जाना चाहिए। ठीक है, अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी का नाम अष्टाध्यायी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय, 8 चैप्टर, 8 चैप्टर। और इस 8 चैप्टर्स में लगभग 4000 सूत्रों की चर्चा है। 4000 सूत्र, फॉर्मूलाज, सूत्र मतलब फॉर्मूलाज। ठीक है, 4000 सूत्र की चर्चा है। और जैसे ही पाणिनि ने ये अष्टाध्यायी वगैरह लिखा, उसके बाद से संस्कृत को एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मिल गया। लेकिन समस्या ये थी कि ये जो संस्कृत बोली जा रही थी ये आम पब्लिक के समझ के बाहर थी। ये कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं था कि सब लोग इसको समझ पाए, कुछ कुछ लोग ही इसको समझ पाते थे। इसकी वजह से आगे चल करके आगे चल करके संस्कृत, पहले तो ये हुआ संस्कृत, संस्कृत संस्कृत के बाद एक नया लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है जिसे कहा गया प्रकृत, प्रकृत लैंग्वेज, प्रकृत लैंग्वेज। और ये प्रकृत लैंग्वेज कई स्टेजेस में हुआ, 3 स्टेजेस में। जैसे फर्स्ट स्टेज प्रकृति, सेकेंड स्टेज प्रकृति, और थर्ड स्टेज प्रकृति। ठीक है, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज प्रकृति को छोड़कर बाकी, क्योंकि ये भी बहुत हार्ड था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था, धीरे धीरे जा करके ये सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज प्रकृति कन्वर्ट हो जाता है एक नए लैंग्वेज में जिसे कहा गया पाली लैंग्वेज। ठीक है, पाली। और फिर धीरे 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 पाली, पाली के बाद जो है अदर लैंग्वेजेस आए, जैसे आज के टाइम का फिर देवनागरी, फिर लिपि वगैरह का तब तक डेवलपमेंट होता है। जैसे मौर्य काल में देखेंगे तो खरोष्टी लिपि वगैरह आएगा, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि आएगा, और फिर आज जो भी भाषाएं हैं साउथ में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब भाषाओं का धीरे धीरे उदय होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ। तो प्रकृति हो गया, पाली हो गया, पाली के बाद फिर एक और लैंग्वेज आता है, अपभ्रंश लैंग्वेज इवॉल्व होता है। अपभ्रंश के बाद फिर दूसरे और भी लैंग्वेजेस आते हैं। तो ये इनका लैंग्वेज का स्ट्रक्चर था कि वो मोटा मोटा तौर पे याद रखना है कि ये जो आर्य थे ये संस्कृत लैंग्वेज को बोला करते थे, संस्कृत को ऑथेंटिसिटी नहीं थी। और संस्कृत में भी पूछेगा क्या कि अष्टाध्यायी के बारे में, कहेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी का नाम अष्टाध्यायी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 8 अध्याय है, 8 चैप्टर हैं, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। और ये किसकी किताब है, तो ये ग्रामर की किताब है, वो भी इंग्लिश हिंदी ग्रामर नहीं, संस्कृत के ग्रामर की किताब है, संस्कृत के ग्रामर की किताब है। इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पर हमारा जो मोटा मोटा तौर पे वैदिक पीरियड था उसकी जो स्टोरी थी वो खत्म होती है। अब हम ये देखते हैं कि वैदिक पीरियड में कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं, जैसे कि वहाँ पर पंचायत व्यवस्था की बात कर लेंगे, सभा समिति और विधक क्या होता था उनके बारे में समझ लेंगे। ठीक है, फिर कुछ जो भगवान थे, जो गॉड थे, उनको
अलग अलग नाम से जाना जाता था, वो तो मैंने बता दिया, बट किसकी चर्चा कितनी बार है उसके बारे में समझ लेंगे। कुछ नदियां हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। और जो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि भारत, जो भारत है, मैं इसके लिए मैप पर इस्तेमाल कर दूं क्या? मैप कहाँ गया हमारा? यहाँ है भारत। तो भारत ये नाम कैसे पड़ा? तो देखो, पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब ये आर्य आए थे यहाँ से, यहाँ से जब ये यहाँ से आर्य आए, तो बताओ पांच कौन कौन से कबीले थे जिनका मैंने नाम लिखाया था? पीटी डे, है ना? पीटी डे। पीटी डे में कौन कौन से थे? पुरु, पुरु, तुर्वसु, तुर्वसु, फिर डी, डी से धुरु, ध्रुव, उसके बाद अनु, अनु और यदु, यदु। इन्हें क्या कहा गया था? पंचजन, पंचजन कहा गया था। ठीक है। अब और पांच ट्राइब्स थे। ठीक है, पांच ट्राइब्स और थी, पांच ट्राइब्स और थी। देखो, पांच ट्राइब्स और थी, उनका नाम था अलीना, अलीना, पख्ता, पख्ता, फिर भलनस या भालनास, भालनास, शिवा, शिवा, और विसानिन। ठीक है, पांचवा था विसानिन। ठीक है, विसानिन। तो इन पांचों को और इन पांचों को मिलाओगे तो ये 10 हो जाएंगे, 10 ट्राइब। ठीक है, 10 ट्राइब। ये जो थे, ये पांचों तो आर्य थे, प्योर आर्य, यानी जो सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ आए थे। लेकिन ये जो पांचों थे, ये प्योर आर्य नहीं थे। अब जैसे ये पांच जब भारत में आए होंगे और यहाँ के लोगों से मिले होंगे, शादी विवाह हुआ होगा, इनका कुनबा बना होगा, तो अलग अलग और कम और ट्राइब्स जो है फॉर्म्ड हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। तो ये जो पांच थे, ये आर्य नहीं थे, ये नॉन आर्य कहे जाते हैं, मतलब कि आर्यों के मिश्रण ही थे एक तरीके से। लाइक ये आर्य और भारत में जो रहने वाले अनार्य थे उनके मिश्रण थे। और इन्हीं में से ये जो अनार्य थे, अनार्य थे, इन्हीं अनार्यों में से एक कबीला बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है भरत कबीला या भरत क्लेन, भरत क्लैन, भरत क्लैन। इस भरत कबीले का एक राजा था, भरत कबीले का एक राजा था, उसका नाम था सुदास, सुदास, सुदास। अच्छा, ये सुदास का क्या मतलब है? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सु प्लस दास। इसका मतलब क्या था कि ये जो आर्य पहले सेंट्रल मध्य एशिया से भारत में आए थे, ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सुपीरियर मानते थे, और भारत में रहने वाले लोगों को दास कहते थे। ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों को दास कहते थे। तो ये जो कबीले हैं पांच, हमने बाद में देखे, अलीना, पख्ता, भलनास, शिवा और विसानिन, इन्हीं में से जब ये भरत कबीला निकलता है तो इनके जो राजा होते थे उनके नाम के पीछे लगा रहता था दास। तो उन्हीं में से ये राजा था सुदास। और ये सुदास यानी भरत जो कबीला था, ये भरत कबीला इन, ये पहले के जो पांच कबीले थे आर्य और ये जो नॉन आर्य थे, इन पांचों से भिड़ गया। मतलब ये पांच मिल करके और ये पांच मिल करके हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 10। तो हमें ऋग्वेद में 10 रात, 10 राज, 10 राज का मतलब 10 राजा, मैं यहां लिखता हूं 10 राज, 10 राज यानी 10 किंग्स, 10 किंग्स, 10
राजाओं के साथ युद्ध की चर्चा मिलती है। 10 राज का युद्ध होता है और इन 10 राजाओं को अकेले हराता है कौन कबीला? भरत कबीला। भरत कबीला। भरत कबीला में वो जो राजा था सुदास, ये इन 10 को अकेले हराता है। हराने के बाद इनका जो एरिया रहता है, जहां तक ये सारे के सारे रहते हैं, उन एरिया को कब्जाता है और उस एरिया को अपने नाम मतलब एरिया का नाम अपना नाम देता है भारत, मतलब भरत। भरत। और उसी भरत के नाम से आगे निकल कर आता है ये शब्द भारत। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दशराथ का युद्ध, दशराज का युद्ध, ठीक है। तो दशराज का युद्ध, ये हमें इसकी चर्चा जो मिलती है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। ऋग्वेद के 7 मंडल, मंडल मतलब पार्ट, भाग जो है, उसमें हमें इनकी चर्चा मिलती है, दशराज का युद्ध। इतना क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद जब ये कबीले पहले आए थे, ठीक है, लाइक ये जो आर्य पहले आए थे, तो ये आर्य पहले अलग अलग जब समूह में आए तो ये इंडस वैली रिवर के आसपास वाले एरिया में रहते थे। और आज के टाइम में जब हम अगर बात करते हैं तो इंडस, एक इंडस रिवर है और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी हैं, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सुतलज, ठीक है। ये 5, इंडस एक 6, और एक नदी और हुआ करती थी सरस्वती। सरस्वती। इन 7 नदियों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव, सैंधव प्रदेश। प्रदेश यानी ऐसा रीजन जो 7 नदियों के आसपास के रीजन को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश, जो आमतौर पर पंजाब, ये जो पाकिस्तान पंजाब और भारत का पंजाब वाला एरिया था, यहाँ पंजाब हरियाणा वाला एरिया था, ये हुआ करता था। तो इनिशियल फेज में माना जाता है कि ये लोग इसी सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। तो इस सप्त सैंधव, ये जो वर्ड है, इसकी भी चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो समाज था, सोसाइटी था, लाइक सोसाइटी तो हमने वैसे डिस्कस कर ही ली थी, इनमें जो पंचायत टाइप होता था कि आज हम देखते हैं भारत में है, भारत में 3 त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट है, पंचायत है, ठीक है। तो वैसे ही इनके समाज सोसाइटी में भी 3 स्तर हुआ करते थे, ठीक है। एक को कहते थे सभा, दूसरे को कहते थे समिति, और तीसरों को कहते थे विदेग, विदह, विदघ, विदघ। 3 स्तर हुआ करते थे, ठीक है, 3 स्तर। अब सभा जो होती थी, सभा में सिंपल या कॉमन लोग होते थे, सिंपल यूं कहो कॉमन पीपल, कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते थे सभा में। समिति में जो इलीट क्लास हुआ करती थी, इलीट क्लास, वो पार्टिसिपेट करती थी। सभा को यूं समझ सकते हो कि ये लोकसभा है, ठीक है, और समिति को यूं समझ लो ये राज्यसभा है आज के टाइम में, है ना। और जो विदग होता था, विदग में सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, सारे लोग इस विदग में पार्टिसिपेट करते थे। समझ में आया? तो एक तरीके का था ये मीटिंग हम कह सकते हैं, मीटिंग हुआ करती थी। तो मीटिंग में अगर सभा बैठी है तो सभा में आम लोग जाएंगे, जैसे लोकसभा आज के टाइम में। अगर समिति बैठी है तो समिति में सिर्फ इलीट क्लास के लोग जो रहेंगे, पैसे वाले व्यापारी और ब्राह्मण वगैरह, वो लोग जाएंगे, ठीक है। और विदग का अगर मीटिंग बैठा है तो उसमें मेल फीमेल चाइल्ड बूढ़ा बच्चा जो है सब लोग जा सकते हैं, पार्टिसिपेट
कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं कि अच्छा, इनके जो भगवान थे, हमने जब गॉड्स की चर्चा करी, गॉड्स, तो गॉड्स में अगर हम कहें इंद्र, इंद्र, तो इंद्र की चर्चा लगभग 250 बार मिलती है। ऋग्वेद में हमें इंद्र की चर्चा सबसे अधिक बार मिलती है। यानी कि सबसे जो बड़ा भगवान इनके लिए रहा होगा तो कौन रहा होगा? इंद्र रहा होगा, है ना। इंद्र के बाद दूसरे नंबर पे जो भगवान आते हो अग्नि हैं। अग्नि, अग्नि की चर्चा हमें 200 बार मिलती है। उसके बाद आते हैं वरुण देवता, हवा के देवता। फिर आते हैं सोम देवता। सोम देवता जो थे जंगल के देवता को कहते थे, फॉरेस्ट, सोम देवता। उसके बाद जब तूफान वगैरह आता था तो तूफान के लिए वो लोग यूज करते थे मारुत देवता, मारुत, मारुत देवता, स्टॉर्म के लिए, ठीक है, मारुत देवता। और उसके बाद जब कोई विनाश होता था, विनाश हो गया तो विनाश के लिए यूज करते थे रुद्र देवता, रुद्र, डिस्ट्रक्शन। समझ में आया? बाकी तो प्रजापति है, विष्णु है, वो सब तो है ही, शिवा है, वो सब है ही, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो ये याद रखना, इनके लिए भगवान जो थे सबसे इंपॉर्टेंट वो थे इंद्र, उसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि थी। ओके, अब हम समझ लेते थे कि अच्छा, ये उस वक्त आज के टाइम में जो नदियां हैं उन नदियों को किस नाम से बुलाते थे? रिवर्स, या हमें ऋग्वेद में नदियों के क्या नाम मिलते हैं ये नाम पूछता है। तो पहले हम अगर याद करें तो कहाँ से, जैसे JCRBS है, झेलम चेनाब, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ JCRBS, झेलम चेनाब रावी ब्यास और सुतलज। तो ये क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सुतलज। देखो, झेलम को कहते थे वितस्तता, वितस्तता। झेलम को क्या कहते थे? वितस्तता, वितस्तता, ठीक है, वितस्तता। उसके बाद चेनाब को कहते थे अस्किनी, अस्कनी, अस्कनी, ठीक है, अस्कनी। रावी को कहते थे विपासा, विपासा बसु नहीं, विपासा, विपासा, सॉरी, रावी को नहीं, वो तो विपासा से ब्यास होगा, विपासा से ब्यास होगा। ये रावी को ये लोग कहते थे परूसनी, अस्कनी, परूसनी, परूसनी। और ब से ब्यास और ब से विपासा, ब से ब्यास और ब से विपासा, ठीक है, ब से ब्यास और ब से विपासा। और स से सुतलज और स से शत्रुदी, शत्रुदी, स से सुतलज और स से शत्रुदी, शत्रुदी। उसके बाद, उसके बाद और दो नदियों के नाम याद रखना, जैसे गंडक, गंडक को ये कहते थे सदा नीरा, सदा नीरा, गंडक को सदा नीरा। और सरस्वती को ये लोग घग्घर कहते थे, सरस्वती को ये लोग घग्घर कहते थे। कि हालांकि घग्घर आज अलग रिवर है, लेकिन उस वक्त ये लोग सरस्वती को घग्घर कहते थे, ठीक है। और सिंधु को सिंधु ही कहते थे, सिंधु को अगर सिंधु रिवर है तो सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था, इसलिए नहीं लिखा है। लेकिन हमें ये 5 रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे झेलम, वितस्तता, चेनाब, अस्कनी, परूसनी, विपासा और शत्रुदी। रावी, परूसनी, र से रावी, परू, रू, रू से याद रखना, रू रा रू रा रू रा रू रा,
रावी रू परुसनी। ब्यास से याद रहेगा, ब से ब्यास, ब से बिपाशा, स से सुतलज, स से शत्रुदी, ये याद रहेगा। तो झेलम वितस्तता। और चेनाब अस्किनी, चेनाब अस्किनी, इसको कैसे याद रखना है रख लेना, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब हम समझ लेते हैं कि थोड़े कुछ इनके जो हायरार्की रही होगी, कि जैसे अगर एक छोटा सा परिवार है तो परिवार में हेड होता है, तो हम लोग उसको हमारे घर का मुखिया कहते हैं। तो वैसे ही अगर दो चार परिवार मिल गए तो उनके हेड को क्या कहेंगे, तो हम थोड़े से इनके हायरार्की के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हायरार्की, अगर हायरार्की की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या होता था कि जैसे एक घर है, घर में 8 10 15 20 25 लोग हो गए तो उसे कहते थे कुल। तुम किस कुल के हो? कुल। कुल का जो हेड होता था उसे कहते हैं कुलपति। कुल्फी नहीं, कुलपति। दूसरा होता था ग्राम, मतलब गांव, समझ लो, ग्राम। ग्राम का जो हेड होता था उसे कहते थे ग्रामीण, ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी, ग्रामीणी। वैसे ही थोड़े थोड़े और गांव, एक दो गांव मिला दो तो बनता था विस, विस। विस को कहते थे विस्पति। विस का जो हेड होता था उसे विस्पति, विस्पति। एक दो विस मिला दो तो बनता था जन, जन। जन का जो हेड होता था उसे कहते थे गोप। और एक दो और जन मिला दो तो बनता था जनपद, जनपद। और जनपद का जो हेड होता था उसे कहते थे राजन। अब यही जनपद जब मिलते जाएंगे तो महाजनपदों का निर्माण होगा। फिर हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मौर्य काल वगैरह आएंगे, अलग अलग राजे महाराजे आएंगे, वो महाजनपद में आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ में आया, कुल, घर घर परिवार है, कई सारे लोग मिल जाए तो वहाँ का कुल होता था, कुल का हेड कुलपति। ग्राम, गांव का हेड ग्रामीण। कई गांव मिला दो तो होता था विस, विसपति। और फिर विस को मिला दिया जाता तो बनता था जन, जन का गोप। और कई जन को मिला दो तो बन जाता था जनपद, जनपद को हेड को राजन कहते थे, ठीक है। अब कुछ शब्द हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे उस वक्त में जब ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाते होंगे, जैसे आज भी हम आईएएस बनेंगे तो हमारे नाम के आगे लिखा रहता है आईएएस, यानी कलेक्टर। उसी तरीके से पोस्टमैन होता है तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है पोस्टमैन रहता है। मंत्री संतरी है तो जिस विभाग का मंत्री रहेगा उसका नाम लिखा रहता है कि इस विभाग का मंत्री है, ठीक है। तो वैसे ही उस वक्त में जो अलग अलग ऑफिसर्स होते थे उनको किस नामों से जाना जाता था, हम उनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर्स, देखो, जो इंसान टैक्स को कलेक्ट करता था, टैक्स को कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, जैसे आज के टाइम में कलेक्टर कहलाता था, तो उस वक्त में भागा दूघा कहते थे उसको, भाग दूघा, ठीक है। क्या कहते थे? भाग दूघा, भाग दूघा, टैक्स कलेक्टर को भाग दूघा। उसी तरीके से जो ये चलाता था, बग्गी चलाता था, या बग्गी को हम क्या कह सकते हैं, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी चलाता था। हाँ, घोड़ा गाड़ी को चेरी वो कहते थे ना, चेरियोट, चेरियोट, चेरियोटियर, ठीक है, चेरियोटियर, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को वो लोग कहते थे सूत, सूत, सूत देंगे, ठीक है, सूत कहते थे चैरियट चलाने वाले को, चैरियट चलाने वाले को। उसी तरीके से जो अकाउंटेंट होता था उनका, अ, सब पैसा वैसा संभालता था, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को लोग कहते थे अक्षवापा। अ से अकाउंटेंट और अ से अक्षवापा,
AKSHAVAPA, अक्षवापा। अ से अकाउंटेंट, याद रखना। उसके बाद जो छत्री वगैरह होते थे, ठीक है, लाइक वॉरियर जो मार काट करते थे, छत्री होते थे। तो छत्रियों को वो लोग कहते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, KSHATRIYA, छत्री। छत्री को वो लोग कहते थे चेम्बरलेन। चेम्बरलेन, ठीक है, छत्री को क्या कहते थे? चेम्बरलेन। चेम्बरलेन, छत्री को चेम्बरलेन कहते थे, चेम्बरलेन। उसके बाद जो मैसेंजर होता था या पोस्टमैन होता था, कितना नंबर हो गया ये? 5वां। पोस्टमैन या मैसेंजर होता था, उसको कहते थे ये लोग पालगला। ठीक है, पालगला। पालगला। पालगला, पोस्टमैन, प से पोस्टमैन, प से पालगला। याद रख लेना, प से पोस्टमैन, प से पालगला। ठीक है, पालगला। और वहां के जो कारपेंटर होते थे, बढ़ई वगैरह होते थे, कारपेंटर। कारपेंटर, बढ़ई वगैरह को ये लोग तक्षण कहते थे, तक्षण। तक्षण, ठीक है, बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण, तक्षण। अच्छा, वही बढ़ई, वही बढ़ई जो घोड़ा गाड़ी बनाता था, चैरियोट बनाता था, रथ बनाता था, रथ। चैरियोट मेकर, चैरियोट मेकर। उस चैरियोट मेकर को ये लोग रथ कर कहते थे, रथ कर। रथ कर यानी रथ बनाने वाला, रथ कर। ठीक है, चैरियोट मेकर को रथ कर। कारपेंटर को ये लोग तक्षण कहते थे। पोस्टमैन को पलगला कहते थे, पगला नहीं, पलगला, पलगला। उसके बाद क्षत्रिय को ये लोग चेम्बरलेन कहते थे। अकाउंटेंट, अ से अकाउंटेंट और अ से अक्षवापा कहते थे। फिर चैरियोटर जो घोड़ा गाड़ी चलाता था, जो घोड़ा गाड़ी रथ को चलाता था, उसे सुत कहते थे, सुत। और टैक्स कलेक्टर को भागदूघा, भागदूघा कहते थे, भागदूघा कहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब धीरे 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 देखो, ये सारा का सारा वैदिक पीरियड जो था, यहाँ तक सिर्फ जनपद चलता था। मतलब कि जो भी बड़ा एरिया होता था वो क्या होता था? जनपद होता था। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजी खेड़ी, वहां पर तब तक लोहे की खोज हो जाएगी। और लोहे की खोज होगी तो दूर दूर से जो लोग होंगे एक ही जगह आना शुरू कर देंगे, और वहां पर लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा, और ये जनपद धीरे धीरे महा जनपद में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता है, अलग अलग किताबों में 16 महाजनपदों की चर्चा मिली है, तो हम उनके बारे में देखेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और लेक्चर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।